यहाँ दमदार एक्सपर्ट्स आज फिर से जुड़ेंगे और ये सीरीज की एक्सपायरी के दिन आपको किस तरह से आज के दिन को अप्रोच करना चाहिए, अगली सीरीज कैसी रह सकती है, सेंटा सीरीज में क्या एक सेंटा क्लॉज रैली बनेगी, ये सब सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको फंडामेंटल व्यू क्या बन रहा है इस समय बाजार पर। जी हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ ashwinigujaral.com की टेक्निकल एनालिस्ट अश्विनी गुजराल होंगे, powermywealth.com के संदीप वागले, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पाल भी है, रजत की boss.com की टेक्निकल एनालिस्ट रजत की बोस और क्वांटम एडवाइजरी के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल आज हमारे साथ इस एक्सपायरी पर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फोकस उस चीज़ पर जो पूरे कहीं ना कहीं विश्व का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त, वॉल स्ट्रीट और ट्रंप साहब के बयान। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो तेज़ी है ना, इसमें ट्रंप साहब का पूरा योगदान है, चाहे वो तेल के दाम को नीचे लेके आना हो और चाहे देखिए फेड का तो जो निर्णय होगा जो उनकी भाषा की शैली थी वो थी, लेकिन उनके एक प्रेशर था ना, प्रेशर टैक्टिक्स काम कर गई। बिल्कुल, प्रेशर टैक्टिक्स काम कर गई। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क में कल जो पॉवेल साहब ने बयान दिया है वो दरअसल आज दुनिया भर के बाजारों में एक रैली की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। और पॉवेल साहब कौन, ध्यान रखिए, ये यूएस फेड के चेयरमैन हैं और ये वैसे ही हैं जैसे यहाँ पर आरबीआई है, वैसे ही यूएस के जो गवर्नर हैं, आप समझ लीजिए सरल भाषा में वो हैं। और ये सेंट्रल बैंकर जो हैं ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर हैं, क्योंकि ये जो कहते हैं इसको सारी दुनिया हाथों हाथ लेती है। और देखिए आज इनका जो बयान था वो किस तरह से रैली दिखा रहा है। इन्होंने ये कह दिया कि अब उनको बहुत चिंता नहीं है, धीरे धीरे करके ब्याज दरें बढ़ाएंगे। और लोगों ने उसका मतलब ये निकाला है कि एक बार ही ब्याज दरें 2019 में बढ़ेंगी। ध्यान रखिए, चिंता ये हो रही थी कि जो अगले महीने हैं उसमें 1/4% रेट फिर से बढ़ सकते हैं। तो इस साल अमेरिका ने 3 बार 1/4% की ब्याज दरें बढ़ाई हैं और डर ये था ये एक बार और बढ़ेंगी। लेकिन ये जो बयान था कि वो अब चिंता में नहीं है, दिक्कत नहीं है, ये 2 महीने पहले इनका बयान अलग था। लेकिन ट्रंप साहब ने पिछले 2 महीनों में जो काम किया कि पूरी जो रैली फिसल आउट हुई है उसके जिम्मेदार ये पॉवेल साहब ही हैं। देखिए इन्होंने अपना बयान बदल लिया है। तो जो आप कह रहे हैं ट्रंप साहब का डंडा चला है, उसने काम किया है, ये बहुत ही बढ़िया खबर मानी जाएगी। लिक्विडिटी बाजार को चाहिए और सस्ती ब्याज दरों में मार्केट ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और यही देखिए आज नज़र आ रहा है। कल की जो रैली हुई उसको जोड़कर अगर आप पूरे हफ्ता देखें तो अमेरिका के लिए भी बहुत शानदार हफ्ता रहा है। 1000 पॉइंट का डाउ ने अपमूव दिखाया है, जो कि बहुत ही शानदार अपमूव माना जाएगा। याद करिए पिछले हफ्ते हम आपसे कह रहे थे सबसे खराब हफ्ता पिछले वाला था, थैंक्स गिविंग का इससे खराब हफ्ता हो नहीं सकता था। लेकिन देखिए पूरा का पूरा मेकअप कर लिया है वहाँ के मार्केट्स ने। तो फिर आज ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे काम आने वाला है। और साथ में कच्चा तेल जो आप बता रहे थे, यूएस में देखिए इन्वेंट्रीज जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। 10वें हफ्ते लगातार इन्वेंट्रीज बढ़ने का मतलब है भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर। ब्रेंट क्रूड 60 के नीचे कंफर्टेबली कारोबार करता है। और इनफैक्ट बाकी जो वक्तव्य आए, स्टेटमेंट्स आए, उसको देख के लग रहा है आपको कि हाँ अब ये ट्रैजेक्टरी रहेगी क्रूड की और क्या पता इससे नीचे भी आ जाए। देखिए अब सब क्रूड के लिए जो अगला बड़ा इवेंट जो है वो तो ओपेक की बैठक है। ओपेक की बैठक में ये लोग प्रोडक्शन कट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर अब कच्चा तेल आगे बढ़ेगा। लेकिन ये 60 और 65 या 70 के अगर नीचे भी रहना तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती। और आप देखिए FIIs जो कि भारतीय बाजारों पर बहुत ही खराब नज़रिया रख रहे थे, उन्होंने इस सीरीज में क्या भर कर खरीदारी करी है, जोरदार खरीदारी उनकी तरफ से देखने को मिली है। अच्छा ये बताइए डेटा क्या बता रहा है? कल जो रैली देखने को मिली उसमें डेटा किस तरह का बना और आज निफ्टी में एक्सपायरी कहाँ पर होगी? देखिए डेटा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। लेकिन मैं अगर इस देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक्स को अलग रखिए आप आज और इंडेक्स को अलग रखिए। गेन स्क्रीन पर है लेकिन लगाना ब्रेन है यहाँ पर। अच्छा ये सही था। गेन है स्क्रीन पर लेकिन ब्रेन लगाना है। और याद रखिए ये दिन मेरे लिए सॉन्ग की मजबूती बहुत बड़े मायने नहीं रखती, मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखती है कि हम अचीव क्या करते हैं आज। कल देखिए मैंने क्या कहा था कि 750 पे बेच दीजिएगा एक बार, वो डे हाई था ऑलमोस्ट, क्योंकि वो 200 EMA का जोन था। वो हमारा जो निष्कर्ष निकला वो ठीक ठाक था। देखिए निफ्टी बैंक पे भी मेरा टारगेट जो हम लोगों ने फिक्स किया था सुबह मुनाफे की तैयारी में वो अचीव हो गया। अब आज इस ओपनिंग के साथ मेरे को करना क्या है, ठीक है, मैं ये समझाता हूँ आपको शुरुआत से क्या एग्जैक्टली इंडिकेशंस क्या है। देखिए वॉल स्ट्रीट का आपने कहीं ना कहीं बात रखी, आपने क्रूड का पहलू समझाया अच्छी तरीके से। ग्लोबल तो गुड है नो डाउट अगर आप देखें, और वॉल स्ट्रीट की ये तेज़ी, क्रूड की ये कमजोरी शायद हमारे लिए काफ़ी हद तक ये एक अच्छे ही अगर आप देखें ट्रैजेक्टरी में रहेगा जो ग्लोबल संकेत है।
FI न्यूट्रल क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा उनकी तरफ से मुनाफा वसूली थी। DI बैड क्योंकि उतना अगर आप देखें पैसा नहीं आ रहा है DI का, कल बिकवाल रहे हैं वो याद रखिए। तो उनकी तरफ से अगर आप देखें वो जो एक कदम पीछे लिया गया है ना, वो थोड़ा सा खराब है, लेकिन टेक्निकल और FNO सेटअप तो है ही अच्छा। अब जरा आइए FIs की नेट बाइंग की फिगर पे। लगभग 961 करोड़ रुपए की FIs ने बाइंग करी। हेमंत कह रहे थे कि इनफैक्ट जो दाव खेला है उन्होंने इस बार भारतीय बाजारों पे, स्पेशली नवंबर में, वो वाकई काबिल तारीफ है। और DIs ने इसके उलट लगभग 330 करोड़ की बिकवाली करी। याद रखिए वो 200 डेमा के आसपास बिकवाल रहे हैं, और इसीलिए थोड़ी सी मेरे को चिंता होती है अदरवाइज, क्योंकि देखिए संभालते वही। एक कहावत है कि FI DIs के बारे में, FIs टॉप बनाते हैं, DIs बेस बनाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो और इसीलिए मैं थोड़ा सा ना, देखिए मैं CNBC आज के दर्शकों को रिस्क में नहीं डालना चाहता, ठीक है ना। रिस्क में मत लीजिए। आपने पैसा कमाया इस हफ्ते में, हमने सोमवार, मंगलवार, बुधवार में इंडेक्स में पैसा कमाया है। आज हमें होश रखना है। खैर आता हूं मैं अब जरा इंडेक्स फ्यूचर्स पे। 1067 करोड़ रुपए की अगर आप देखें यहाँ पर बाइंग थी। शॉर्ट लॉन्ग का अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका। इंडेक्स ऑप्शंस में 95 करोड़ की बिकवाली। यहां भी मैं कहूंगा कि शॉर्ट लॉन्ग का अगर आप देखें अच्छा कॉम्बिनेशन है उनका। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से करीब 570 करोड़ की बिकवाली और करीब 20,640 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे जुड़े। इस शॉर्ट से अगर आप देखें घबराने की जरूरत नहीं है, वो क्या पता हेजिंग के लिए हो। तो FIs के आंकड़े अच्छे हैं ओवरऑल, लेकिन हाँ अब क्योंकि हमें क्रिटिकल लेवल पे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होता है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा एक बार आप ऑप्शंस के आंकड़े दिखाइए। कल बाजार के जहन में क्या था? कल आप देखिए 10,800 की कॉल में 4,72,000 शेयर बिके। 10,900 की कॉल में कुछ नहीं हुआ, और 11,000 की कॉल में जो भी बंदा खड़ा था कॉल लेकर, उसने अपने मुनाफे को समेट लिया, वो बाहर आ गया या फिर लॉस बुक कर लिया उसने। आप जरा पुट्स पे आइए, यानी 10,800 की कॉल सबसे ज्यादा कल बिकी है। पुट्स में कल सबसे बड़ी चीज क्या हुई? 10,700 की पुट सबसे ज्यादा बिकी, और बिकी करीब 11 लाख। उसका आउटस्टैंडिंग हुआ है 23 लाख। यानी अगर मैं कुछ देर के लिए वॉल स्ट्रीट के इन संकेतों को, कुछ देर के लिए SGX निफ्टी के इस मूव को अगर बाहर निकाल दूं, तो बाजार के जहन में अभी भी वही दायरा है, और वो है 10,690 से 10,760। लेकिन हम आज इसके ऊपर खुलेंगे। लेकिन हम आज उस दायरे के ऊपर खुल सकते हैं जिसको मैं बता रहा था कि कल वो बहुत चैलेंजिंग दायरा है। क्या था वो? 10,750 से 10,810। यानी हेमंत, अगर ये ओपनिंग होती है तो मैं वेट करूंगा, लेकिन मैं बाजार में रहूंगा। आज मैं वेट करूंगा कि इंडेक्स इस ट्रैजेक्टरी में दोबारा कब आता है, और 12 बजे के आसपास सेकेंड हाफ में डेफिनेटली मैं एक ट्रेड के लिए जाऊंगा। लेकिन मुझे इंतजार करना है, मेरे को देखना है कि ये चैलेंजिंग ट्रैजेक्टरी जिसकी बात मैं कर रहा हूं ना, जो मुश्किल दायरा था जिसकी हम बात काफी दिनों से कर रहे हैं, वो दायरा जिसमें 100 डेमा है, वो दायरा जिसमें एक गैप है, हम उसको कहीं सरेंडर ना कर दें। हल्का सा बाजार नीचे आए तो ग्रिप में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए इंडेक्स में। तो कूदते ही खुलते ही साथ चेज ना करें। सेकंड हाफ, अच्छा सेकंड हाफ में आप देखिए ना हो क्या रहा है। सेकंड हाफ में जो लार्ज कैप्स में बाइंग आ रही है। अच्छा सेकंड हाफ में कौन जगते हैं? गोरे जगते हैं। शुरुआत में DIs बेच देते हैं। सुबह DIs काम कर रहे होते हैं। आप देखिए DIs की आ रही है सेलिंग, जो आप बता रहे हैं। अब आप देखिए, आपको दिखाते हैं मिड कैप इंडेक्स ने कैसा प्रदर्शन दिखाया। मिड कैप इंडेक्स खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। कुछ लोग कहते हैं आप आजकल कल का खिलाड़ी आज क्यों नहीं देते, आप आजकल नया खिलाड़ी क्यों नहीं देते। तो ये जवाब है उन सब लोगों के लिए। अच्छा कई सारे ट्वीट आए, आज भी मैसेज आया, आप दे क्यों नहीं रहे हैं। देखिए इंडेक्स भाग रहा है, लेकिन ये मिड कैप जो है ये डेज लो पर जाकर बंद हो रहा है। जो आप कह रहे हैं ना DIs नाराज हैं, बेच रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, ये है उसका जवाब। ये देखिए वो मिड कैप्स बेच रहे हैं, और ये ना जो लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है। आप देखिए कल के दिन इन्फोसिस में 700 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। ICICI बैंक में 400 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग मिली है, ये देखिए। और इसके चलते जो है बाजार ऊपर जा रहा है। तो FIIs को सलाम। FIIs इस समय देखिए खरीदारी कर रहे हैं, और वो इस तरह के बढ़िया नामों में खरीदारी कर रहे हैं। और मैं कल भी बात कर रहा था कि ICICI बैंक में देखिए सेकेंड हाफ में क्या रैली देखने को मिल रही है। 18 सत्रों में 13 सत्र इस बार FIIs ने दरअसल बाइंग करी है, और बाजार देखिए 10,800 के ऊपर। तो DIs ने एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन दिखाया, और अब अच्छी बात ये कि FIIs इस रैली को और आगे लेकर जा रहे हैं। तो लार्ज कैप्स में ज्यादा बेटर रैली है, पार्टिसिपेशन अभी भी थोड़ा सा कम है मिड कैप्स में, लेकिन लार्ज कैप्स की रैली। मेरे तो फेवरेट 3 स्टॉक्स हैं इस वक्त। और देखिए ICICI बैंक दीपावली से पहले से अगर आप देखें, मैं बिल्कुल, एक रिलायंस और HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर आप देखें
कहीं ना कहीं ऊपर ये सारा का सारा दौर मदार है जो निफ्टी बैंक को यहाँ तक दिखे आया है। तो बाकी लार्ज कैप पे फोकस। और देखिए आज एक थीम और जिस पे आप और मैं चर्चा करेंगे वो है शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स, वो जहां पे मंदड़िए थोड़े से बैकफुट पे होंगे उन पे फोकस करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और 4 दिन की अगर आप जोड़कर देखें एफआईएस की खरीदारी तो 2300 करोड़ रुपए की खरीदारी, जो कि बढ़िया खरीदारी होगी। तो डीआईएस से इसलिए मैं घबरा नहीं रहा हूं, एज लॉन्ग एज देखिए कुल मिलाकर पैसा आए बाजार में तो चिंता नहीं है। तो डीआईएस थोड़ी सी बेच रहे हैं लेकिन एफआईएस उससे ज्यादा खरीद रहे हैं और लार्ज कैप्स में खरीद रहे हैं, तो बाजार इसलिए ऊपर जा रहा है। ये बताइए बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगे, इसकी वीकली इसकी मंथली एक्सपायरी कहाँ होने वाली है? जी बैंक निफ्टी देखिए एग्जैक्टली वही है जहां पर जो मैंने निफ्टी की बात कर रहा था। देखिए हुआ क्या यहाँ पर कि कल ये थोड़ा सा एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस कर रहा था। अगर आप देखें कहाँ पे 26,554 से 26,584 के जोन में कल मैंने देखा कि 26,600 के ऊपर की कॉलें बिकी। कल मैंने ये भी देखा कि 26,100, 26,200, 26,300 की पुट्स बिकी। तो हेमंत मेरे को लगता है कि ये पॉसिबली 26,754 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में शायद खुले एक बार, 26,800 की ट्रेजेक्ट्री में खुले, लेकिन इसका भी मोमेंटम फिजल आउट होगा। क्योंकि ये पॉसिबली अगर आप देखें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद 26,600, 26,550, 26,554 के जोन में आएगा, लेकिन इस पर भी आपको सेकेंड हाफ में फोकस करना है। हिम्मत जानते हैं मैं बताऊं मेरे को चाहिए आज क्या, जिस चैलेंजिंग दायरे की हम बात कर रहे थे ना 10,750 से 10,810, इस आज की गैप अप ओपनिंग का एक सबसे बढ़िया इंपैक्ट ये होगा, या फिर इसका एक अच्छे, अगर हम 810 के ऊपर क्लोज होते हैं कि यार ये वॉल स्ट्रीट की तेजी इस डिफिकल्ट जोन के जाकर हमें ऊपर प्लेस कर देगी, जो कि एक साधारण दिन में पार करना मुश्किल था अहमद। तो अगर हम 810, 820 के ऊपर आज क्लोज होते हैं तो डेफिनेटली कुछ तेजी घर लेके जाएंगे। वो आगे का माहौल दिसंबर की सीरीज के लिए माहौल अच्छा हो जाएगा उसको, क्योंकि आप एक 200 EMA के ऊपर डिसाइसिवली प्लेस हो जाएंगे, आप गैप को फिल कर चुके होंगे। ठीक बात है। और ये जो हम आपको पोल दिखा रहे हैं, देखिए ये सीरीज का एक्सपायरी का पोल जरूर है, लेकिन ये हमने कल बात करी थी अपने एक्सपर्ट से, तब कोई मानने को तैयार नहीं था कि 10,800 के ऊपर भी जाएगा। खैर आज कल भी देखिए 6% ही लोग मान रहे थे कि 10,800 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। 10,700, 10,750 के आसपास एक्सपायरी होगी। अच्छा एक चीज़ इस समय आपकी रडार पर होनी चाहिए, खुल तो रहे हैं देखिए एशियाई बाजार ऊपर, लेकिन धीरे धीरे सारे एशियाई बाजार देखिए अब नीचे चले गए हैं। हांगकांग लेके लाल निशान में चला गया, तो गैप अप ओपनिंग जरूर होगी, लेकिन वीरू जो कह रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, गैप अप ओपनिंग को चेज मत करिएगा। जो दूसरे बाजारों में हुआ है वो भारत में नहीं होना चाहिए। दूसरे बाजार देखिए सारे ऊपर खुले अमेरिका की तेजी को देखकर, और धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। तो ये चीज आप कहते हैं ना दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। तो हांगकांग, स्ट्रेट टाइम्स, बाकी सारे मार्केट्स देखिए मजबूती के साथ खुल रहे हैं, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। सेकेंड हाफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज भी। हमारे साथ वागले साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पालवे साहब भी जुड़ चुके हैं, दोनों का स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स पर आप आज दाव लगा रहे हैं, क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेन। वैसे कल मैंने 10,800, 850 का। सर आप अलग हो, देखो आप अपने आप को जनरल जनता में मत गिनो, हम आपको अलग मानते हैं महापुरुष वाली गिनती में। पहले पुरुष माने सर, पुरुष तो हैं आप, महापुरुष हैं। मुझे महापुरुष नहीं बनना है। बताइए। नहीं आप तो कह रहे थे तेजी होगी, अपने जिक्र किया, इसके लिए मैं ये कह रहा था कि मैं एग्री करता हूँ वीरू से कि ऊपर गैप में बाइंग नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन डायरेक्शनल कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल सही है। और ये 2-3 दिन से क्लियर है कि हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली गैप अप चेस करना है, मतलब नहीं बनता है। स्टॉक स्पेसिफिक आज मेरे पास दोनों बाय है। ओके पहला है L&T। वाह, हाँ मतलब आज दोनों, वरना आप जनरली अपने मैं बैलेंस करता हूँ, बट अभी मुझे लगता है ये एक्सपायरी के बियॉन्ड हमको चलना चाहिए। और पहला है L&T फाइनेंस होल्डिंग, 135 का स्टॉप लॉस, 151 का टारगेट, 1 से 2 दिन का व्यू। और दूसरा है टोरेंट फार्मा, 1670 का स्टॉप लॉस, 1773 का 2 से 3 दिन का टारगेट। जी चलिए, तो ये 2 कॉल्स थी संदीप वागले साहब की, और राजेश पालवी भी जुड़े हैं हमारे साथ इस बातचीत में। राजेश गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश, इस गैप अप ओपनिंग के बाद आप किन स्टॉक्स को आज चेज करना चाहेंगे, किन लेवल्स पे चेज करना चाहेंगे? आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है आज?
गुड मॉर्निंग वीरेन जी। मैं HDFC बैंक के कॉल ऑप्शंस के साथ जाना चाहूँगा, वो भी दिसंबर सीरीज़ का। अगर हम HDFC बैंक में देखें तो पिछले 11 वीक का इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक जिस तरीके का इसमें हमने रोल ओवर एक्शन देखा है और जिस तरीके का इसमें लॉन्ग एडिशन पूरी सीरीज़ में देखने को मिला है, सो मुझे लगता है कि इसमें फॉलोअप बाइंग कंटिन्यू रहेगी और दिसंबर सीरीज़ में भी ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है 2150 से 2200 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। सो 2100 का कॉल ऑप्शन बाय करना रहेगा। दिसंबर सीरीज़ का 34 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, 25 रुपये स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होंगे 48 रुपीज़ और 55 रुपीज़। जो दूसरा स्टॉक है वो भी लार्ज कैप स्पेस से और वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर रिलायंस इंडस्ट्री में भी देखें तो इसमें एक नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और इसमें मुझे शॉर्ट कवरिंग यहाँ से बनती हुई दिख रही है, जो कि इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो एक इसमें शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन के आ रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री भी 1190 से 1210 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्री का 1180 का कॉल दिसंबर सीरीज़ का बाय करने की सलाह रहेगी। 23 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, 16 रुपये स्टॉप लॉस होंगे और 33 रुपीज़ एंड 38 रुपीज़ इसके टारगेट होंगे। जो तीसरा स्टॉक है वो है अपोलो टायर। अगर अपोलो टायर में देखें तो अब इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट और एज वेल एज वीकली चार्ट पे, और अगर इसका डेटा भी देखें तो इसमें रोल ओवर एक्शन भी बहुत अच्छी 62% के आसपास रोल ओवर एक्शन देखने को मिली है और पूरी सीरीज में इसमें लॉन्ग एडिशन देखने को मिले। सो ओवरऑल नवंबर सीरीज में इसमें एक लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अपोलो टायर में 240 का कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज का बाय किया जा सकता है। 8 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना चाहिए 5 रुपीज़ और टारगेट होंगे 14 रुपीज़ और 16 रुपीज़। तो 14 रुपये और 16 रुपये के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करिए। सुबह कल वागले साहब भी कह रहे थे टायर शेयरों में तेजी देखने को मिली। अच्छा, वीरू कुछ डेटा वेटा बना रहे हैं ना, निकाल रहे हैं ना? बिल्कुल निकाल के हमने वीरू को काम दिया है आज। वीरू से हमने कहा है ये बताओ शॉर्ट्स कहाँ पर हैं, तो कवरिंग कहाँ पर हो सकती है। तो वो कुछ लिस्ट कुछ ही देर में आपके सामने आएगी, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आशीष के पास चलते हैं और समझते हैं कि खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज कमाल दिखा सकते हैं। आशीष बताइए। तगड़ा खबरों के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। ढेरों कंपनियां जहां खबरें हैं, HUL और GSK कंज्यूमर। अब यूनिलीवर कहा जा रहा है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का जो न्यूट्रिशन कारोबार है जिसमें हॉर्लिक्स जैसे मार्की ब्रांड्स हैं, फाइनली उसे ये एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। $3.4 बिलियन में 72% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और GSK कंज्यूमर और HUL इन दोनों का इवेंचुअली विलय कर दिया जाएगा। इस तरह की यूनिलीवर के विलय की ये अटकलें लगाई जा रही हैं। TCS अगला स्टॉक और ब्रिज पॉइंट ग्रुप नाम की US मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म को इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, जो कि रिटायरमेंट सर्विसेज में स्पेशलाइज करती है US में। और रिटायरमेंट सर्विसेज US में ध्यान रखें $1 ट्रिलियन का मार्केट है, पर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है कितना बड़ा ये एक्विजिशन, कितना पैसा दे रहे हैं, पर मार्केट एस्टिमेट कर रहा है छोटा एक्विजिशन होगा। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 1 महीने में दूसरी बार एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले एक लंदन की कंपनी इन्होंने एक्वायर करी थी छोटी सी। तो TCS अब इसका मतलब है अपने पर्स खोल रहा है अधिग्रहण के लिए, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जेट एयरवेज, और जेट एयरवेज की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ एक्सचेंजेस को उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि नरेश गोयल का हिस्सा बेचने पर फिलहाल किसी के साथ कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो जो अटकलें लग रही है इस समय तो गलत है। यस बैंक, आपको याद हो 2 दिन पहले मूडीज ने इसको डाउनग्रेड किया था, अब दूसरी रेटिंग एजेंसी की बारी है। इस बार इकरा की बारी है और इकरा ने इसके बॉन्ड डाउनग्रेड करे हैं। यस बैंक के टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग AA+ से घटाकर AA कर दी गई है। कई सारे और स्टॉक्स रेडार पर रखिए। इंडियाबुल्स वेंचर्स, जहां पे प्रमोटर समीर गहलोत साहब ने 3,11,000 शेयर पिछले 2 दिनों में खुले बाजार से खरीदे। गति, यहां के जो प्रमोटर एंटिटी है मनीष अग्रवाल बेनिफिट ट्रस्ट, उन्होंने 2.5 लाख शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट से खरीदे। शंकरा बिल्डिंग और यहां पे अमानसा होल्डिंग एक जाना माना फंड है, उसने कल BSE NSE में कुल मिलाकर 3 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखिए आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ एक चल रही है। केयर ने यस बैंक की लॉन्ग टर्म रेटिंग घटाई, सबसे लेट जाते हैं ये रेटिंग एजेंसीज जो हैं, सबसे लेट जागती हैं। और हम वागले साहब को महापुरुष ऐसे नहीं कहते हैं। देखिए उसके पीछे कारण है। कल सुबह 9:15 पर खुलते ही वागले साहब ने कहा आप बेच दो इसको, और 170 का टारगेट वागले साहब आपने 4-5 दिन पहले कहा था ये 170 जा रहा है, आ रहा है, आ ही गया कल 100। ऐसे मार्केट में जो इस पूरी सीरीज में देखिए बढ़िया रैली देखने को मिली है बाजार में, इसने कल 160 रुपए का 52 वीक लो लगाया है। वागल साहब करते कैसे हैं आप, ये बताइए पहले तो, बाकी हम शेयर पे राय तो बाद में लेंगे। नाश्ते में आजकल आप क्या खा रहे हैं ये बताइए। नहीं हेमंत, ये आपका बड़प्पन है। चार्ट्स में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर दिखती है।
और वीरू मेरे से एग्री करेंगे, कभी कभार दिखते हैं, ऐसे नहीं कि मेरे पास हर स्टॉक का कोई सॉल्यूशन है, बट यस बैंक जिस तरह से हायर लेवल्स वन बाय वन ब्रेक करते आ रहा था, पहले तो 230 तोड़ा, उसके बाद नीचे सस्टेन हुआ, फिर ऑब्वियस था कि 170 टेस्ट करेगा, और जो नॉर्मल स्क्रीन देख के पता चलता है कि जैसे ये ब्रेक करेगा ये 130 की तरफ जाएगा। मैं ये तो आई थिंक 5 या 6 दिन पहले कह चुका हूँ, जिसको मैं दोहराता हूँ या मेंटेन करता हूँ। ये बिल्कुल हो सकता है 10-12 रुपए की अपमूव हो सकती है, बट हमने तो बेचने की सलाह 220-225 के आसपास दी है। हमने 170 के नीचे भी कहा है कि कवर मत करिए, 130-140 के आसपास। और ये जब 200 के ऊपर जाता था तो हमने एक लाइन बोली थी, वो दोहरा दें, शायद लोगों को याद आए। 200 के ऊपर जाता है इसलिए क्योंकि इसको 200 के नीचे आना होता है, और आप देखिए गिरता ही जा रहा है। अच्छा, पालविया साहब की भी एक बात बताता हूँ वीरू आपको, हम लोग हैदराबाद में एक इन्वेस्टर कैंप करने गए थे, तो पालविया साहब ने ठोक बजाकर कहा था ICICI बैंक खरीदिए, HDFC बैंक खरीदिए, और बैंकों में क्या जोरदार तेजी देखिए इस सीरीज में देखने को मिल रही है। हैदराबाद के सभी लोग पालविया साहब आपको याद कर रहे होंगे, ये बताइए यस बैंक पर क्या व्यू है? वो वाला कॉल तो तेजी की तरफ बिल्कुल फिट का था। यस बैंक में क्या और नीचे के लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, या जितनी गिरावट होनी थी हो गई? जी हाँ, बिल्कुल मैं वागले साहब की बात से सहमत हूँ, और ये स्टॉक में जिस तरीके का फॉल देखने को मिला, पूरी सीरीज में ऑलमोस्ट ये 18% का करेक्शन है, और जिस तरीके से देखें तो जो डेटा बता रहा है, मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट बिल्टअप अभी भी खड़े हैं, कोई भी शॉर्ट यहाँ से अनवाइंड नहीं हुआ है। सो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 135-130 की तरफ स्लाइड हो सकता है। सो कोई भी यहाँ से पुल बैक आता है तो उसको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये यहाँ से स्टॉक को 175 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट करने के लिए, और नीचे में मुझे लगता है 155 जैसे ही तोड़ेगा स्टॉक, इमीडिएट इसके नेक्स्ट टारगेट 130-135 की तरफ आएंगे। एक और इसी का रेप्लिका जो है यस बैंक का इस बाजार में वो है DHFL, क्योंकि ये बाजार ना दया नहीं कर रहा है। अब देखिए ना, 200 रुपये में दया नहीं करी इस पर, मेरे ख्याल से 162 पे भी दया नहीं करेगा। DHFL एग्जैक्टली अगर आप देखें, मंथली दिख रहा था, वीकली चार्ट दिख रहा था, बहुत से लोगों ने गुजारिश भी की थी कि सर प्लीज़ बात कीजिए इस पर एक बार। यहाँ पे नए टारगेट्स क्या आते हैं डाउन साइड में? वीरू शॉर्ट टर्म 180 जो मैंने कल कहा, जो मुझे 1 से 2 दिन में आते हुए दिखता है, शायद आज ही आ जाए। और जैसे ये 180-175 का जो स्विंग लो है वो ब्रेक करेगा, मुझे लगता है ये भी 140-130 की तरफ की मूव की शुरुआत होगी। और एक इस पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, पिछले 10 से 15 दिन से ये ऐसे पकड़ के होल्ड करके रखा था ये ऊपर की लेवल में, जो कि 220-230 के आसपास था, और जैसे ही वो टूटा वीकनेस चालू हो गया, और वो सारे जो भी पॉजिटिव ये था पूरा नेगेटिव हो गया। तो मेरे लिए 180 तो शॉर्ट टर्म बहुत जल्दी आना चाहिए, 140 भी आ सकता है, मे बी 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। ठीक बात है। और जब पहली बार इन्होंने गिरना शुरू किया था तो हम आपसे यही कहते थे कि इनका जो कारोबार है ये बैंक्स के पास जाएगा। अब तो बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स खासतौर पर, ये वो पॉकेट है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखिए भाग रहे हैं प्राइवेट बैंक्स, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इस समय गिर रही हैं। हर्षदा हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और हर्षदा हमें ये बताने वाली हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, और प्राइवेट बैंक्स वहाँ पर भी लीड कर रहे हैं शायद।